फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, यानी जब एक कंपनी को डिविडेंड का डिसीजन लेना होता है कि डिविडेंड दिया जाए कि ना दिया जाए तो ज़्यादा दिया जाए कि कम दिया जाए, उस केस के अंदर में हमें कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं और एग्जामिनेशन एंगल से ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पहला पॉइंट आता है अमाउंट ऑफ अर्निंग। हायर अर्निंग हायर द डिविडेंड्स, लोअर अर्निंग लोअर द डिविडेंड। थंब रूल यहाँ पर यूज होता है। देखिए, अगर कंपनी को ज्यादा अर्निंग हो रही है तो ज्यादा डिविडेंड दे दीजिए, लेकिन अगर अर्निंग कम हो रही है तो डिविडेंड आप ज्यादा क्यों देंगे। थंब रूल पहला सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान फैक्टर कि अमाउंट ऑफ अर्निंग पे डिपेंड करता है। इफ हायर द अर्निंग हायर द डिविडेंड, लोअर द अर्निंग लोअर द डिविडेंड, सिंपल एज सच। दूसरा पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबल अर्निंग हायर डिविडेंड्स, अनस्टेबल अर्निंग स्मॉलर डिविडेंड। देखिए, अगर कंपनी को लगता है कि जो अर्निंग बड़ी है वो स्टेबल है यानी कम नहीं होगी, तो ही डिविडेंड को बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि जो अर्निंग है वो स्टेबल नहीं है, अगले साल कम भी हो सकती है, तो डिविडेंड को नहीं बढ़ाना चाहिए। इज दैट क्लियर? जी हाँ, अर्निंग की स्टेबिलिटी को हमें चेक करना है कि जो अर्निंग हमने कमाई है, जो प्रॉफिट हमें मिला है, क्या अगले साल भी हम उतना कमा पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि वो अनस्टेबल, अगले साल कम भी हो सकता है। तो अगर स्टेबल अर्निंग्स हैं तो आप कंपनी एज ए कंपनी हायर डिविडेंड दे सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टेबल अर्निंग नहीं है यानी अनस्टेबल अर्निंग्स है, तो स्मॉलर डिविडेंड दीजिए, ज़्यादा डिविडेंड मत दीजिए। तीसरा पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। इंक्रीज इन डिविडेंड्स इज बेनिफिशियल व्हेन कॉन्फिडेंट दैट प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल हैज गॉन अप। देखो, डिविडेंड को भी स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है और डिविडेंड को बढ़ाने का तभी फायदा होता है जब हमें पता हो कि हम हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हमारी प्रेजेंट अर्निंग नहीं बल्कि फ्यूचर की अर्निंग पोटेंशियल भी बढ़ गई है। यानी आज तो हमने ज़्यादा इनकम कमाई है और आने वाले सालों में और ज़्यादा इनकम कमाएंगे, तभी हमें डिविडेंड को इंक्रीज करना चाहिए। वरना जितना पिछले साल दिया उतना ही दे दो, बहुत है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर से जुड़ी होती है और शेयर होल्डर्स और कंपनी के बीच में रिलेशन होता है डिविडेंड का। तो अगर शेयर होल्डर्स डिविडेंड से नाखुश हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कंपनी के लिए। इसलिए इस डिसीजन को बड़े ध्यान से लेना है। अगर आपकी फ्यूचर पोटेंशियल अर्निंग बढ़ गई है तो डिविडेंड को बढ़ा दीजिए, क्योंकि बढ़ने के बाद घटाना लोचे का काम है, मुश्किल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिटेन मोर मनी फॉर फ्यूचर, लेस डिविडेंड। देखो, अगर कंपनी को लगता है कि फ्यूचर के अंदर में बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है और कंपनी को बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो डिविडेंड कम देना चाहिए। भाई, कम डिविडेंड देने का मतलब है काफ़ी पैसा कंपनी के पास रुक जाएगा तो कंपनी इन्वेस्ट कर पाएगी। लेकिन अगर आज कंपनी ने डिविडेंड के फॉर्म में पैसा बहा दिया या दे दिया, तो फ्यूचर में अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कंपनी फिर हाथ फैलाएगी, भाई पैसे दे दो। तो ये कंपनी को देखना होता है कि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है तो कंपनी को डिविडेंड कम देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिटेन कर लेना चाहिए और उस अपॉर्चुनिटी में लगा देना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। नहीं, शेयर होल्डर समझदार होते हैं, उनको पता है कि अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी तो बढ़ेगा ना। तो शेयर होल्डर्स को मालूम होता है कि अभी डिविडेंड कम मिल रहा है लेकिन आने वाले सालों में डिविडेंड बहुत अच्छा भी मिलेगा और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी बढ़ेगा। इसलिए शेयर होल्डर्स को कन्विंस करने की ज़रूरत होती है। और अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो क्या करेंगे बताइए? डिविडेंड रिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे? एग्जैक्टली, रिटेन करना चाहिए, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैश फ्लो पोजीशन। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एग्जाम में कैसे आएंगे? बेटा, आपसे पूछा जाएगा कंपनी की डिविडेंड स्टेबल नहीं है, अब आपको बताना होगा कि भैया डिविडेंड ज़्यादा दे कि कम दे, क्या देना उचित है कि नहीं है। तो ये पॉइंट्स इंडिविजुअल छोटी छोटी केस स्टडीज में पूछे जा सकते हैं और एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। हाँ, ठीक है। तो आपको एक एक पॉइंट को समझना है और डिटेल में जाना चाहते हो तो नोट्स रेफर कर लो,
डिटेल में डिस्कस करो, आराम से पढ़ो, पॉइंट यही है, क्रक्स यही है, निचोड़ यही है, जूस तो यही है, ठीक है। कैश फ्लो पोजीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ कैश इन द कंपनी इज नेसेसरी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। भैया आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया क्योंकि प्रॉफिट हो गया, लेकिन डिविडेंड देना तो कैश में पड़ेगा ना, कैश का मतलब बैंक से यार, एक ही बात है, कैश बैंक एक ही बात है। अब ये कंफ्यूज मत होना, सर बैंक से चेक से जाएगा कि कैसे, कैश एंड बैंक मीन सेम, ठीक है, पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। तो भैया क्या कंपनी के पास पैसा भी है, क्योंकि प्रॉफिट तो उधार में भी कमाया जाता है ना सर, आपने उधार दे दिया तो प्रॉफिट तो तब भी आएगा आपके पास भाई। लेकिन जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो क्या आपके पास उतना कैश है? मान लीजिए आपने 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, उसमें से 80 रुपए उधार है, और आपने 100 रुपए में 60 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो पैसा कहां से दोगे भाई शेयर होल्डर्स को? क्योंकि डिविडेंड तो कैश में देना होता है ना, राइट। तो आपको ये भी चेक करना होगा कि क्या डिविडेंड जो आप डिक्लेयर करने वाले हो उसके बदले में आपके पास कैश के सोर्सेस है या नहीं है, आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड है भी कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो पोजीशन। फिर आता है शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स हाई, पे हाई डिविडेंड अदरवाइज नॉर्मल। अब होता क्या है, देखिए मैं एक्सपेक्टेशन की बात बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, अक्सर कंपनियां पूरे साल ढिंडोरा पीटती रहती हैं शेयर होल्डर्स को, हमें ये अवार्ड मिला, हमें वो अवार्ड मिला, हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया, हमें ये वो मिल गया, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, हमें इतना प्रॉफिट हो गया, उतना प्रॉफिट हो गया। यार ऑब्वियस ही बात है, अगर कंपनी पूरे साल ये ढिंडोरा पीटती रहेगी तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन तो बढ़ेगी नहीं। यार एक बात बताओ, अगर आपके पेरेंट्स रोज आके कहे ओए होए आज तो मैंने 2 लाख रुपए कमाए, आज मैंने 5 लाख रुपए कमाए, आज मैंने को ये कमाया, आज मैंने वो कमाया, तो आप भी कहोगे पापा गाड़ी दिला दो ना। क्यों? एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब पापा जी रोज आकर के बोलते हैं हमने इतना कमाया इतना कमाया, तो आप भी कहोगे गाड़ी दिला दो मेरे को, एप्पल का आईफोन दिला दो, छोटा मोटा लाख रुपए का, बस ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है ना, हाँ। लेकिन अगर रोज पेरेंट्स आके कहे ओए होए आज नुकसान हो गया, फिर वो मेरे पैसे लेके मार गया, वो कस्टमर आया था पैसे लेके भाग गया मेरे, वो अभी तक दे नहीं रहा, तो आप भी कहोगे चुप, अपनी एक्सपेक्टेशन को दबा लोगे, कहोगे नहीं नहीं ठीक है यार, एप्पल का आईफोन को मारो गोली, नॉर्मल एंड्रॉयड फोन मिल जाए वही बहुत है। तो सेम कंपनी के साथ भी होता है सर। कंपनी की जब हाहाकार मचती है, वाहवाही होती है, तो एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर्स की बढ़ जाती है। और इनकेस अगर शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस हाई है तो आपको हाई डिविडेंड देना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, उसको नाराज करना बहुत मुश्किल काम है, एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए डिविडेंड डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी माना जाता है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स हाई है, यू विल हैव टू पे हाई डिविडेंड, अदरवाइज आप नॉर्मल दे सकते हो, नो इशू। एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन पे द नॉर्मल डिविडेंड। कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, ओ बाप रे 6 पॉइंट हो भी गए, क्या बात है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्सेशन पॉलिसी। देखिए हर कंपनी को, कोई भी कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस पर कंपनी को एक टैक्स पे करना होता है, जिसको CDT बोलते हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। रिपीट करूं, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है तो उसको उस पर टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, जिसको बोलते हैं CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। मतलब अगर एक कंपनी 100 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो 10 रुपये गवर्नमेंट को जमा कराने पड़ेंगे और 90 रुपये किसके हाथ में जाएंगे? शेयर होल्डर्स के हाथ में। समझ गए बात? हाँ, यानी कि डिविडेंड देने पर शेयर होल्डर को नुकसान ही होता है, फिर टैक्स कट जाता है। इफ ए टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, इट इज बेटर टू पे लेस बाय वे ऑफ डिविडेंड। समझ गए बात? नहीं समझे? मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि 100 रुपये आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं और CDT, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है 10%, तो 10 रुपये गवर्नमेंट के पास जाएंगे और 90 रुपये शेयर होल्डर के पास जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो CDT 30% हो, 30% तो 100 रुपये में 30 रुपये किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास, और 70 रुपये किसके पास जाएंगे? शेयर होल्डर के पास। यानी कि शेयर होल्डर के 100 रुपये कम हो गए, लेकिन हाथ में कितने आए? 70 रुपये, 70 रुपीज़। इसलिए अगर CDT ज़्यादा हो तो ज़्यादा डिविडेंड नहीं देना चाहिए, ज़्यादा नुकसान होगा शेयर होल्डर को।
लेकिन अगर CDT कम है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कम है, तो आप ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हो, क्योंकि उस केस में शेयर होल्डर को कम नुकसान होगा। अब समझ आ गया? हाँ, एक लाइन और मैं बता दूं, एट प्रेजेंट नो टैक्स ऑन डिविडेंड इन द हैंड ऑफ टैक्स पेयर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, कंपनियों से डिविडेंड पे टैक्स लेने का क्या मतलब है? उसका रीज़न यही है बेटा कि इस समय हमारी इंडिया में गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जब भी डिविडेंड टैक्स पेयर को दिया जाता है, जो कि शेयर होल्डर की इनकम होता है, उस पर उसे कोई टैक्स पे नहीं करना होता। यानी अगर आप शेयर होल्डर हैं और आपको डिविडेंड इनकम होती है, तो आप उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना होता। इसीलिए कंपनी टैक्स पे करती है, क्योंकि शेयर होल्डर से टैक्स नहीं लिया जाता, बट इनडायरेक्टली तो उसी की जेब कट रही है ना। हाँ, इसलिए ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगर ज़्यादा है तो डिविडेंड कम देना चाहिए, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगर कम है तो आपको ज़्यादा डिविडेंड देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड टैक्सेशन पॉलिसी। बहुत सारे पॉइंट्स हो रहे हैं ना, 7 तो यही हो गए, अभी तो और पॉइंट हैं। स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब है गुड डिविडेंड मीन्स गुड न्यूज़ एंड इट हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। देखो, ये पक्की बात है कि जब भी डिविडेंड अच्छा डिक्लेयर किया जाता है तो ये मार्केट पे गुड न्यूज़ का काम करता है, पॉजिटिव न्यूज़ का काम करता है, और इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। और डेफिनेटली कंपनी का जो मार्केट शेयर है, यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, वो बढ़ जाता है। ऐसा अक्सर देखा गया है मार्केट में। ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी बहुत डिविडेंड हायर लेवल पे डिक्लेयर कर रही है, मार्केट में एकदम हवा फैल जाती है, वो कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो उस शेयर की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने से क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है, तो हायर द शेयर मार्केट प्राइस। लेकिन अगर आप डिविडेंड कम देते हो तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। नेगेटिव न्यूज़ भी आते हैं कि कंपनी डिविडेंड देने वाली थी लेकिन इसने कम दिया, उसकी वजह से कई बार लोग शेयर बेच भी देते हैं नाराज होकर के कि यार ये तो कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। तो उससे जो स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट का जो वैल्यू होता है वो गिर जाता है, डिक्लाइन आ जाता है। इट लीड्स टू डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। तो अब आपको ये देखना है कि आप कैसा रिएक्शन चाहते हो। मान लीजिए कंपनी नियर फ्यूचर के अंदर में पैसा रेज करना चाहती है शेयर होल्डर से, तो उसको गुड न्यूज़ तो देनी पड़ेगी भाई, मार्केट में ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट बना के रखे, ताकि कल को अगर उसको और पैसा रेज करना हो मार्केट से तो आसान हो जाए। लेकिन अगर कंपनी को लगता है नहीं अभी 2, 4, 5 साल अभी कोई नया पैसा रेज नहीं करना, तो ठीक है, प्राइस तो अप डाउन होते ही रहते हैं मार्केट में, चलता रहेगा ये तो, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है डिविडेंड के संदर्भ में, राइट। रिलेटेड टू डिविडेंड इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। ज्यादा पॉइंट हो रहे हैं, टेंशन ना लो, तो याद करने का ऐसा भयंकर तरीका दूंगा, सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। अभी फिलहाल पॉइंट को समझो कि पॉइंट कहता क्या है बस। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस का मतलब होता है कैपिटल मार्केट पे पकड़ कितनी है आपकी, मतलब कंपनी की बात कर रहा हूं भाई साहब, आपकी नहीं कि आप चले जाओ मार्केट को हाथ में पकड़ने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनी, योर कंपनी। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब है कि आपकी कंपनी की मार्केट पे पकड़ कितनी है। जैसे जो रिप्यूटेड कंपनीज होती है, आईटीसी है, विप्रो है, रिलायंस है, अडानी है, इनकी मार्केट में बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, बहुत बड़ा नाम है। ये आज कंपनी कहे कि भैया मुझे 50,000 करोड़ रुपया रेज करना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए, आराम से रेज हो जाएगा, क्योंकि पकड़ बहुत अच्छी है ना मार्केट में, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मार्केट प्राइस बहुत अच्छा है, डिविडेंड बहुत अच्छा दिया है इन लोगों ने, तो मार्केट में लोगों की एक्सपेक्टेशन भी अच्छी है, मार्केट में लोगों ने शेयर प्राइस में पैसा भी बहुत कमाया है इन कंपनियों से। तो अगर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट अच्छी है तो आपको रिटेन्ड अर्निंग पर ज़्यादा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। भैया डिविडेंड कब कम दिया जाता है? जब कंपनी को पैसा अपने पास रोकना होता है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। लेकिन ऐसी कंपनियों को फ्यूचर की टेंशन नहीं है कि जब चाहे जितना चाहे पैसा मार्केट से रेज कर सकती हैं। तो ऐसी बड़ी कंपनियां खुल के डिविडेंड देती हैं, हाँ खुल के, क्योंकि रिटेन ही नहीं करती है। ये कहती है हम रिटेन करके करेंगे क्या, ज़्यादा डिविडेंड दो, गुड न्यूज़ फैलनी चाहिए, लोग खुश हो जाएं, शेयर होल्डर नाचे, जितना वो नाचेंगे उतना कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, उतने लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे।
और आपको याद होगा मैंने इंट्रो वीडियो में दिखाया था कि जब मार्केट प्राइस बढ़ता जाता है सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? सबसे ज़्यादा फायदा कंपनियों को, वो शेयर्स को प्रीमियम पर बेचती हैं दबा करके। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट आता है, अगर लार्ज रिप्यूटेड कंपनीज हैं, इजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट है, तो उनको रिटेन अर्निंग पर लेस डिपेंड होना चाहिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड उनको देना चाहिए। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर एक्सेस टू कैपिटल मार्केट अच्छी नहीं है, मान लीजिए कोई नई नवेली दुल्हन है, नई नवेली फर्म है, ज़्यादा मार्केट में भी रेपुटेशन नहीं है, दोबारा पैसा रेज करने में दिक्कत हो सकती है, तो भैया रोक लो, डिविडेंड को अपने पास समेट लो, उसको ज़्यादा मत दो। और क्या, जब पकड़ अच्छी नहीं है तो पैसा रेज करने में दिक्कत आएगी, बेटर है कि डिविडेंड कम दो और रिटेन ज़्यादा कर लो। और क्या, क्लियर? डन। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट मस्ट बी फॉलोड। देखिए होता क्या है, जो डिविडेंड पे करते हैं वो शेयर होल्डर्स पे करते हैं, शेयर होल्डर्स को मिलता है ना डिविडेंड, मिलता है। अच्छा, डिक्लेयर कौन करता है? वो भी शेयर होल्डर्स। भाई शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो वहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर्स ही करते हैं। और जाना किसके हाथ में होता है? शेयर होल्डर्स के। नहीं समझे? मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुनो भैया, डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है? कंपनी का मैनेजमेंट करता है। और वो होते कौन है? वो भी तो शेयर होल्डर्स ही हैं। यानी कंपनी के लोग ही डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास ही डिविडेंड जाता है। ऐसे में कुछ लोग बड़े शरारती तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं? मैक्सिमम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं और सारा पैसा घर, कंपनी जाए भाड़ में। इसीलिए इन चीज़ों को रोकने के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर में डिविडेंड से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसको फॉलो करना मैंडेटरी है। यानी कि आप डिविडेंड जो डिक्लेयर करोगे वो एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट करोगे, यानी गाइडलाइंस जो कंपनीज एक्ट में इशू की गई हैं उसके तहत ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। नहीं तो ऐसे में सारी कंपनियां जो भागने वाली है ना, सारा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी, पैसा घर लेंगे और भाग जाएंगी। और मरेगा कौन? कॉमन शेयर होल्डर्स। समझ गए बात? तो इसीलिए लीगल कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब नहीं समझ आया? लिमिटेशन बेटा, रोक, कंट्रोल। लीगल मतलब लॉ के द्वारा, और कंपनीज एक्ट क्या है? लॉ है, कानून है। हर कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता है। इसको बोलते हैं लीगल कॉन्स्टेंट। यानी कि एज पर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट अ कंपनी मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस declared by the Companies Act for the provisions of declaring dividends. समझ आ गया? That is called legal constraints. The last point आता है contractual constraints. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप मान लीजिए कंपनी है और आप गए बैंक के पास लोन लेने के लिए, ठीक है? लोन लेने गए, बैंक ने कंडीशन डाल दी। आपने कहा जी मुझे 50 करोड़ का लोन चाहिए, कंपनी ने कहा, बैंक कहता है दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आप तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे जब तक कि आप हमारा इंटरेस्ट पे ना करो। क्योंकि होता क्या है, कंपनियां क्या करती हैं, जो आउटसाइडर पेमेंट होती है वो नहीं देती है। बैंक से लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। क्योंकि डिविडेंड का पैसा अल्टीमेटली जाना किसकी जेब में है? शेयर होल्डर्स की। जो उसके मालिक है उसकी जेब में जाना है। तो वो कहते हैं बाहर वालों को मरने दो, उनको पैसा मत दो, अपनी जेब में भर लो। अब बैंक भी समझदार हो गए हैं। बैंक ने देखा कि कर्जा हमसे लेते हैं, ठीक है, प्रॉफिट भी होता है, सारा पैसा घर ले जाते हैं और इंटरेस्ट देते नहीं है। तो बैंक ने क्या किया? कंडीशन डाल दी कि आप तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे जब तक क्या? जब तक इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। आपने कहा ठीक है, साइन कर दिया। अब आपके ऊपर एक लिमिटेशन आ गई कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट पे हुआ कि नहीं हुआ। एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। यानी ऐसी कॉन्स्ट्रेंट, ऐसी लिमिटेशन जो बाय कॉन्ट्रैक्ट आई है। फर्क है, लीगल कॉन्स्ट्रेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट में फर्क है। लीगल कॉन्स्ट्रेंट बाय लॉ आ रही है, कानून के तहत है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल में आप खुद अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड कर रहे हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल
कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि आपको डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त ये भी देखना होगा कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट तो नहीं है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपने ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं डाल रखी कि जिसको फुलफिल किए बगैर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। करेक्ट, आप फर्क समझ आ गया? दैट्स ग्रेट। द कंपनी शुड एंश्योर दैट द डिविडेंड डज नॉट वायलेट द टर्म्स ऑफ लोन अग्रीमेंट, दैट इज देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड अंडर लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट में कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो आपको डिविडेंड देने से रोके। कितने कम पॉइंट्स है ना। खैर, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम रहेगी सिर्फ इसको लर्न करने की, तो बहुत आसान तरीका है, बहुत नया नायाब तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। बेटा इसको लिख ज़रूर लेना, रिपीट करूँगा, एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर है। लिख लोगे तो आपका भला हो जाएगा बेटे। याद करने का सबसे आसान तरीका, हमने सारे फैक्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कंपनी के एंगल से, मार्केट के एंगल से और लीगल एंगल से। कंपनी के एंगल से आप 5 चीज़ें देखोगे आप, क्या? कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, यानी केजेस, CAGES, केजेस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो केजेस, CAGES। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी आप कंपनी के एंगल से देखेंगे, अमाउंट ऑफ अर्निंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ये 5 एंगल, जो 5 पॉइंट है, ये किसके एंगल से हैं? कंपनी के पर्सपेक्टिव से हैं, जो आपको चेक करने हैं। अगर ये 5 पॉइंट चेक हो जाते हैं, फिर आप मार्केट के एंगल से 3 पॉइंट चेक करेंगे। कौन से? प्रेफरेंसेस ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट एंड रिएक्शन ऑफ शेयर मार्केट। गुड न्यूज वाला, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मार्केट के एंगल से चेक करने होंगे कि शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस क्या है, वो ज़्यादा चाहते हैं, कम चाहते हैं, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट आपकी पकड़ कितनी अच्छी है, और रिएक्शन ऑफ शेयर मार्केट क्या होगा, गुड न्यूज़ फैलेगी कि बैड न्यूज़ फैलेगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट मार्केट के एंगल से हैं, और 3 ही पॉइंट लीगल एंगल से हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, इट्स ए लॉ, ठीक है। लीगल कॉन्स्ट्रेंट, अगेन इट्स ए लॉ। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो भी वो लीगल बन जाता है। तो 3 पॉइंट लीगल एंगल से हो गए, 3 पॉइंट मार्केट के एंगल से हो गए, 5 पॉइंट आपके कंपनी के एंगल से हो गए, और ये आपके सारे पॉइंट्स कवर हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, नेम 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, नेम 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द लीगल पॉलिसी या लीगल कंसिडरेशंस। तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। इजी हो गया? डन? पक्का? गुड। अब आप आराम से इन पॉइंट को याद कर सकते हो। स्टिल आपके लिए एक छोटा सा और गिफ्ट यहाँ पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अगर आपको उस तरीके से याद नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। फैक्टर्स कैश, यहाँ पर सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। कैश फैक्टर्स आप यहाँ पर भी कवर कर सकते हैं। आसान हो गया? अब तो स्माइल आ गई चेहरे पर, है ना? बट यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं बहुत सारे हैं और आपको लर्न करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगेन मैं आपकी चॉइस पर छोड़ता हूँ, आपको जो पसंद है आप वैसे लर्न कर सकते हैं। मुद्दा एक ही है कि आपको पॉइंट्स लर्न होने चाहिए। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, चाहे आप मार्केट एंगल से, लीगल एंगल से और दूसरे एंगल से लर्न कर लीजिए, आप कंपनी एंगल से, तो वो और इजी तरीका है। अगर आपको ये आसान लगता है आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक्रोनिम है जिसको आप लर्न कर सकते हैं। एफ से फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ए से एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, सी से कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट, टी से टैक्सेशन पॉलिसी, ओ से ऑनर्स एक्सपेक्टेशन यानी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस, आर से रूल्स बाय लॉ यानी लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, एस से स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या होगा, सी से कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, ए से अमाउंट ऑफ अर्निंग, एस से स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड और एस से हायर यानी स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, राइट। तो ये भी एक पॉइंट है जिससे आप याद कर सकते हैं। आई होप नाउ इट्स बिकम वेरी इजी फॉर यू, आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
प्लीज़ इसको नोट कर लेना और अच्छे से कम 2 से 3 बार ज़रूर सुनना। टेक केयर।